अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है भाई? खैरियत से हैं? ठीक है। वालेकुम सलाम सर। अल्लाह का करम है सर। ठीक। चले, वेलकम जी। आज शुक्र है कि स्टूडेंट पूरे हो गए हैं। पिछली क्लास में तो एक स्टूडेंट था। आज भी मेरा ख्याल है एक मिस है अपना गुजरात नहीं है। तो ये अब क्लास का तो इशू नहीं है ना किसी का? ये ठीक है। हम 10:40 पे से हमारी क्लास हुआ करेगी 12:20 तक। ठीक है। क्यों भाई काशिफ, प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नबीर साहब को पढ़ा देना मेरा। सर नहीं, कोई जी प्रॉब्लम नहीं है। जी ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर। और कैसे कहें, सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें मैंने आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे, चूँकि हम यूनिवर्सिटी ने शिफ्ट कर लिया है, तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन के बारे में बताया। फिर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग आउटकम्स, PLOs, SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और कोर्स कंटेंट्स की ओरिएंटेशन कोर्स की, और उसकी जो बुक्स हैं, रेलेवेंट मटेरियल है, उसके बारे में जो है पहला लेक्चर था हमारा। तो हमारी ये 2 क्लासेस हुआ करेंगी ऐसे ही ऑनलाइन। तो आज दूसरा हमारा लेक्चर है। तो इसमें फर्स्ट वन जो हमारे कॉन्टेक्स्ट पे है वो फार्मिंग एंड क्रॉपिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, उसकी टाइप्स हैं, उस वाले से हम डिस्कस करेंगे। फार्मिंग सिस्टम, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो वी शुड नो अबाउट फार्मिंग। फार्मिंग क्या है या फार्म क्या है? A farm is a piece of land on which crops, livestock, or both are raised. फार्म एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है जिस पे आप क्रॉप्स या लाइवस्टॉक, या दोनों, लाइवस्टॉक में आगे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। ब्रॉड टर्म है, उसमें आपके कैटल्स हैं, रूमिनेंट्स हैं। इवन अगर आप जो है ना इन दी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देखें तो बर्ड्स जो हैं, पोल्ट्री बर्ड्स, आपकी पोल्ट्री जो है, फिशरीज, इवन ये चीज़ें भी लाइफ स्टॉक के अंदर आ जाती हैं, लेकिन इनको आप इंडिपेंडेंटली भी डील कर सकते हैं। तो फार्म की जब आप बात करते हैं तो उसमें जो है वो ये सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि फार्म का मतलब कि आप क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। तो एक फार्म है, फार्म पे आपके पास पोल्ट्री भी हो सकती है, लाइव स्टॉक में डेयरी फॉर फैटनिंग पर्पस, फॉर शीप, गोट, पोल्ट्री, फिशरीज, एक्वाकल्चर, मशरूम कल्टीवेशन, ऑर्चर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें जो है उनका कम्बिनेशन जो है वो आपका फार्म। फार्मिंग क्या है? फार्मिंग इज द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग अ फार्म। कि फार्मिंग है कि अगर आप
ये किसी भी फार्म को बिजनेस के तौर पे ऑपरेट करते हैं, जिसमें सारे ऑपरेशंस होंगे जो आप फार्मर जो कर रहा है किसी भी क्रॉप के लिए या आप लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए। तो जो ऑपरेशन आप फार्म पे कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, और उसको एज ए बिजनेस जो है वो रन कर रहा है, चाहे वो क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, लाइफ स्टॉक या सारी चीज़ें उसमें डिफरेंट इंटरप्राइजेज, तो उसको आप फार्मिंग कहेंगे। तो ये तो बेसिकली हम फार्मिंग सिस्टम की तरफ चूंकि जा रहे हैं, तो फार्म और फार्मिंग का कंसेप्ट है। नेक्स्ट सिस्टम की अगर बात करें, सिस्टम आप सबको लोगों को पता है कि सिस्टम जो है क्या होता है। कोई भी काम या एक्टिविटी करने का जो एस्टेब्लिश्ड वे है उसको आप सिस्टम कहते हैं। जी, हम बात कर रहे थे सिस्टम की। सिस्टम जो है कोई भी काम करने का जो एस्टेब्लिश्ड वे है, सिस्टमेटिक वे है, उसको आप सिस्टम कहते हैं। से फॉर एग्जांपल, a system is defined as set of elements or components that are interrelated or interacting among themselves। कि जो आप सिस्टम वो चीज़ है जिसमें डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड या इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इसको अगर हम मज़ीद एक्सप्लेन करें, तो जब हम फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं, अगर फार्मिंग सिस्टम की एग्जांपल लें, उसमें जो भी ऑपरेशंस फार्मर करता है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड होंगे, तो आपका फार्मिंग सिस्टम। यानी अगर आपने क्रॉप्स लगा रहे हैं, आप लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं फार्म के, तो उनके में जो ऑपरेशंस कर रहे होंगे किसी एक फर्ज करें सेक्टर में क्रॉप्स के लिए, तो वो इंटर रिलेट करेगा, इंटरकनेक्टेड होगा दूसरे आपके सेक्टर फर्ज करें लाइफ स्टॉक से, पोल्ट्री से, फिशरीज से। जैसा कि अगर हम एग्जांपल लें, तो आप क्या जो लाइफ स्टॉक का एक्सक्रीटा है या वेस्ट मटेरियल है, वो एज ए इनपुट आपकी क्रॉप्स के लिए यूज हो रहा है, और क्रॉप्स का के रेजिड्यूज वो आपके जो है फीड के तौर पे लाइफ स्टॉक के लिए, कुछ उसकी प्रोडक्ट्स पोल्ट्री के लिए, इवन फिशरीज के लिए वो यूटिलाइज हो रही होती। तो जो भी एक्शंस या जो भी फंक्शंस आप कर रहे होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड या इंटर रिलेटेड होते हैं, तो उसको आप सिस्टम का नाम देते हैं। तो अब आपको फार्म की भी समझ आ गई, फार्मिंग की भी और फार्मिंग सिस्टम की भी। तो अब अगर हम इसको कनेक्ट कर लें, तो वो हमारा फार्मिंग सिस्टम है। ए फार्मिंग सिस्टम इज एन established way of operating a piece of land for raising crops, livestock or both। कि किसी एस्टेब्लिश्ड वे में किसी भी पीस ऑफ लैंड को ऑपरेट करने का जो है, क्रॉप्स को रेज करने के लिए या लाइफ स्टॉक को या इन दोनों को, उसको आप फार्मिंग सिस्टम कहेंगे। एंड इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग डन ऑन द फार्म और आउटसाइड ऑफ द फार्म विच इज रिलेटेड टू फार्म ऑपरेशन। इसमें जो है, जो फार्म ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी एक्शन है जो आप फार्म पे कर रहे हैं या आउटसाइड दी फार्म कर रहे हैं, लेकिन रिलेटेड आपके फार्म से है, फार्म ऑपरेशन से है, तो इसमें शामिल हैं वो चीज़ें, वो एक्टिविटीज़।
फार्मिंग सिस्टम में। से फॉर एग्जांपल आपने अपने फार्म पे कमर्शियल फर्टिलाइजर यूज करनी है, तो आप डेफिनेटली कमर्शियल फर्टिलाइजर को तो नहीं बनाएंगे, या बना रहे होंगे तो आप मार्केट से परचेज करने जाते हैं। तो मार्केट से चाहे फर्टिलाइजर आप परचेज करने का जो काम कर रहे हैं, वो भी आपके, क्योंकि उससे रेलेवेंट है, रिलेटेड है क्रॉप सेक्टर से, आपके फार्म से, तो आपके उसमें इंक्लूड होगा, इन्वॉल्व होगा। और जो फार्म पे आप ऑपरेशंस करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, लैंड प्रिपरेशन करते हैं, कोई स्प्रे करते हैं, कोई जो है अपना वाटर चैनल्स बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से कोई शेड बनाते हैं लाइव स्टॉक के लिए, पॉन्ड्स बनाते हैं एक्वाकल्चर के लिए, तो वो तो डेफिनेटली उसमें इंक्लूड होंगे ही। लेकिन उनसे रेलेवेंट जो चीज़ें आप कहीं फार्म से बाहर जाके एक्टिविटी करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप किसी और फार्म पे जाते हैं, वहाँ से फार्म यार्ड मैन्योर ले आते हैं अपने फार्म के लिए, एक्टिविटी चाहे बाहर जाके फार्म से कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आपके फार्म से रेलेवेंट है, रिलेटेड है, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगी। तो ये तो एक इसकी डेफिनेशन थी। या हम दूसरा, फार्मिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल एंटरप्राइजेस। बहुत सारी इंटरप्राइजेस हो सकती हैं, जैसे कि आपके पास क्रॉपिंग सिस्टम है, डेयरिंग है कि आप मिल्किंग के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए एनिमल रखते हैं, पोल्ट्री है, फिशरी है, इसी तरह से बी कीपिंग जो है वो हो सकती है, मशरूम, बहुत सारी एटीसी, बहुत सारी एक्टिविटीज एंटरप्राइजेज जो है वो आप फार्मिंग सिस्टम में आपकी इंक्लूड हो सकती हैं, ऑर्चर्ड्स हो सकते हैं। The waste product of one used as input for other। तो बेस्ट जो है आपके पास जो फार्मिंग सिस्टम में अप्रोच होती है, वही होती है कि आपकी कोई भी चीज़, फार्म की वेस्ट जो है फार्म से बाहर ना जाए, बल्कि आपका जो वेस्ट मटेरियल भी फार्म के किसी एक इंटरप्राइज से प्रोड्यूस हो रहा है, तो किसी दूसरे जो एंटरप्राइज के लिए वो एज इनपुट यूज हो रहा हो। यानी आप जो है वो अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूज कर रहे हैं, तो फिर आपका जो है वो फार्मिंग सिस्टम जो है वो इफेक्टिव फार्मिंग सिस्टम है, एफिशिएंट फार्मिंग सिस्टम है। इसमें नेक्स्ट अगर आप देखें तो एक जो है वो आपके पास सॉरी, ये दरमियान में थोड़ी इंटरप्शन थी। तो इसमें जो है आगे आपके पास एक चार्ट जो है वो दिखाया गया है, जिसका कंसेप्ट भी यही है कि आप कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग में एक जो है इंटरप्राइज की तो दूसरे इंटरप्राइज से इंटरकनेक्ट, इंटर रिलेट कर सकते हैं और रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फॉर्म को जब हम एज ए सिस्टम की बात करते हैं, तो जैसे पहले मैंने बात किया, तो आप
इनपुट और उसकी जो है आउटपुट को देखते हैं, लेकिन इनपुट और आउटपुट के दरमियान डेफिनेटली प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम फिजिकल इनपुट की बात करें, उसमें आपके पास क्लाइमेट है, सॉइल है, इसी तरह से आपके पास जो अगर हम बात करें ह्यूमंस में, तो आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सेसिबिलिटी टू मार्केट, के मार्केट में एक्सेस आपकी कैसी है, कहीं आप रिमोट एरिया में फार्मिंग कर रहे हैं या कहीं सिटीज़ के करीब या मार्केट के करीब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें काफ़ी डिफरेंस होगा। इस तरह से जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जो है वो रेंट पे लैंड लेते हैं, उसकी कॉस्ट जो है वो कितनी है। तो डेफिनेटली अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी तो फिर भी आप उसी हिसाब से अपने डिसीजन करेंगे। अगर कॉस्ट जो है कहीं कम है, रिमोट एरिया में ही होगी तो कॉस्ट कम होगी, तो फिर आप उस हिसाब से आपको डिसीजन करने पड़ते हैं। ट्रेडिशन क्या है वहाँ उस एरिया की, कौन सी क्रॉप्स, कौन से लाइफ स्टॉक में या कौन से फ्रूट प्लांट्स और कौन सी चीज़ें जो है वहाँ पे ग्रो या कल्टीवेट या रेज की जा सकती है। इस तरह से डिमांड फॉर प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अब जो है अगर हम राइस जोन की बात करें, गुजरांवाला चौक, शेखुपुरा, सियालकोट, जो वहाँ पे राइस की डिमांड ज़्यादा है। लेकिन अगर सदर्न पंजाब की हम बात करें तो यहाँ पे राइस की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है फॉर कंजप्शन पर्पज, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैंने दी है आपको। इसी तरह से जो है डिफरेंट प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड डिफरेंट हो सकती है। जैसे हमने पहले बात की सिटीज़ के आपका करीब है फार्म, तो सिटीज़ में शायद मिल्क की जो है कंजप्शन और डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन आप कहीं रिमोट एरिया में बैठे हैं तो वहाँ पे आपकी मिल्क, अगर डेयरी फार्मिंग आप शुरू करते हैं तो मिल्क की शायद इतनी कंजप्शन या डिमांड वहाँ पे ना हो। तो इन सारी चीज़ों को भी आपने तो देखना है। फिर कैपिटल सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैपिटल आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, कितनी है। आपके पास अपने कोई इन्वेस्टमेंट है या कोई लोन अवेलेबल है, कैपिटल आप कैसे मैनेज करेंगे। इस तरह से अरेबल में अगर हम देखें, आपके पास जो है फ्लोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, इन इन सब के लिए जो है वो, सॉरी, ये इनपुट तो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद प्रोसेस क्या है कि कैसे जो है आप इन इनपुट को यूटिलाइज करेंगे, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे, जिससे आगे इसको आप आउटपुट में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। ये फॉर एग्जांपल क्रॉप्स हैं, आउटपुट आपका, उसके लिए आपको प्लोइंग भी करनी पड़ेगी, हार्वेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, वीडिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास अगर जो है क्रॉप्स हैं तो फिर एरेबल आपके पास प्रोसेसेस होंगे। और अगर आप लाइफ स्टॉक वगैरह रेज कर रहे हैं तो उसमें जो है एरेबल भी हो सकते हैं। डेफिनेटली आपने फर्दर ग्रो करना है तो फ्लोइंग करनी पड़ेगी, हार्वेस्टिंग भी होगी, वीडिंग भी होगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप पेस्टोरल, अगर ग्रेजिंग के लिए एनिमल्स जो है आपने लाइफ स्टॉक रखा है और ग्रेजिंग उसको करवानी है, आपके पास कोई ग्रेसलैंड आपने एस्टेब्लिश की है या कुछ क्वार्टर्स में फॉरेजेस वगैरह आप जो है वो लगा रहे हैं, जिससे आप अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग भी करवा रहे हैं। उसमें पेस्टोरल में आपके पास ग्रेजिंग है, आपके पास शीरिंग है, आपके पास जो है मिल्किंग है। तो ये एनिमल्स या डेयरी सेक्टर में अगर आप करते हैं तो ये चीज़ें आपको प्रोसेसेस आपके इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद जो आपका आउटपुट आएगा, तो फर्स्ट करें क्रॉप्स हैं, आपकी क्रॉप्स है, आउटपुट आ गया, एनिमल्स आ गए, ठीक है। इस तरह से एनिमल प्रोडक्ट्स में क्या हो सकती है, मिल्क हो सकता है, मीट हो सकता है, ये एनिमल के प्रोडक्ट में जो है। लेकिन अगर आप कोई और आगे वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं मिल्क से, तो और चीज़ बना रहे हैं, तो वो भी डेफिनेटली उसमें आ सकती है आपके एनिमल प्रोडक्ट में। लेकिन नॉर्मली जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो आपका मिल्क मिल्क है और उसका मीट है, वो आप जो है एनिमल प्रोडक्ट में आ जाता है। तो ये एक फॉर्म को जब आप एज ए सिस्टम लेते हैं, उसमें कौन से इनपुट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और उन इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सिर्फ क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक की हमने एग्जांपल दी है। इस तरह से पोल्ट्री और फिशरीज और बाकी जो है
ऑर्चर्ड में वो भी इसी तरह से हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अच्छा, इसमें दो जो है वो टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं, एक टाइप ऑफ फार्मिंग और दूसरा फार्मिंग टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ फार्म। इसको थोड़ा सा आपने कंसेप्चुअल है समझना है कि जब हम टाइप ऑफ फार्मिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसमें जो है ये देख रहे हैं कि ऐसे फार्म ग्रुप्स जो क्वाइट सिमिलर हो in the kinds and proportions of crops like vegetables, gardening, livestock, etc. अगर आप जो है कुछ आपके पास फार्म्स हैं, 3 4 5 फार्म्स हैं, उसमें जो है जो आप क्रॉप्स लगा रहे हैं या जो लाइफ स्टॉक आपने जो इंटरप्राइजेज डिफरेंट हम बात कर जी, इंटरनेट का कोई इशू था, शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास डिफरेंट फार्म्स हैं जो इंटरप्राइजेस की काइंड में, यानी कि उसमें क्रॉप्स जो है वो सिमिलर हैं, लाइफ स्टॉक भी अगर है तो सब पे है, आपने डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं सब पे, पोल्ट्री भी आपने रखी हुई है, फिशरीज भी है, और उनका प्रोपोर्शन आर्चर भी है। फर्ज करें क्रॉप्स अगर 100 में से आपने 50 एकड़ पे लगाई है एक फार्म पे, तो दूसरे पे भी 40 45 50 पे है। इस तरह से आर्चर्ड अगर आपने एक पे 20 एकड़ लगाया है तो दूसरे पे भी 20 22 18 19 20 इस तरह किया हुआ है। तो फिर ये जो ये लाइक फार्म्स होंगे आपके, जिसमें जो उसकी टाइप्स भी एक जैसी होंगी इंटरप्राइजेस की और प्रोपोर्शन भी, तो उनको आप टाइप ऑफ फार्मिंग कहते हैं, यानी एक जैसे। और उसमें जो आपके पास मेथड या प्रोसेसेस जो है आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने पीछे प्रोसेसेस की बात की, तो वो भी एक जैसे हैं ऑलमोस्ट। यानी कि अगर आप हार्वेस्टिंग से फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं क्रॉप्स की मैनुअली, तो सब पे मैनुअल हो रही है। ये नहीं कि कहीं पे तो आप एक फार्म पे मैनुअली आपकी हार्वेस्टिंग होती है, एक पे जो है आप कोई ट्रैक्टर ड्रॉन रिपर या इस तरह की चीज़ जो है वो यूज़ करते हैं, और कोई ऐसा फार्म जो है वो हो जिस पे आप जो है ऐसा फार्म हो जिस पे आप जो है कर रहे हैं अगर कंबाइन हार्वेस्टर के जरिए, तो फिर ये टाइप ऑफ फार्मिंग में नहीं आएगा वो। फिर कि एक में तो आप हाई मशीनरी यूज कर रहे हैं, हाई हाई मैकेनाइज्ड फार्म है, और दूसरा जो है वो आप जो है उस पर मशीनरी का नामो निशान ही नहीं है, आप अभी वही 30 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, तो वो फिर आपकी टाइप ऑफ फार्मिंग में नहीं आएगा। इसमें मैंने डिटेल में इसलिए बात की है क्योंकि नॉर्मली जो है ये कंसेप्ट जो है फिर आप लोग भूल जाते हैं कि टाइप ऑफ फार्मिंग जो है
तो क्या है टाइप ऑफ फार्मिंग, एक्चुअली है कि अगर आपके एक ही काइंड के फार्म्स हैं, एक जैसी उस पर इंटरप्राइजेज हैं और उनका प्रोपोर्शन भी ऑलमोस्ट सेम है, और जो प्रोसेस और मेथड्स उनको रन करने के लिए आप यूज कर रहे हैं वो भी सिमिलर है। नेक्स्ट जो है वो यूनिक क्वालिटी, किसी भी फार्म की कुछ यूनिक क्वालिटीज हो सकती हैं। पहले तो हमने बात की ना टाइप ऑफ फार्मिंग की, जो एक जैसे हैं, जिनमें सिमिलर चीज़ें मिलती जुलती आप कर रहे हैं, और क्रॉप्स या ऑर्चर्ड्स और वो चीज़ें भी ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, फिर उनका प्रोपोर्शन भी सिमिलर है, प्रोसेस मेथड भी ऑलमोस्ट सिमिलर। ऑलमोस्ट का मतलब यही होता है कि ऑलमोस्ट, ये नहीं 100% तो डेफिनेटली नहीं होगा, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत वेरी करेंगी, लेकिन 90% 95% अगर आपके सिमिलर हैं तो टाइप ऑफ फार्मिंग में आएगा। लेकिन यूनिक क्वालिटीज डेफिनेटली फार्म की होती हैं, ठीक है, चाहे एडजेसेंट फार्म भी हूँ उसमें भी कुछ यूनिक क्वालिटीज होती हैं, लेकिन अगर फार अवे हैं एक दूसरे से तो बहुत ज़्यादा यूनिक क्वालिटीज वहाँ पे मौजूद होती हैं। ईच फार्म हैज़ यूनिक सिस्टम इवॉल्व इन रिलेशन टू, किन किन चीज़ों के साथ रिलेशन में जो है वो यूनिक सिस्टम हो सकता है फार्म का। सबसे पहले तो इन्वायरमेंट है, जैसे मैंने कहा अगर फार फार्म है एक दूसरे से फार अवे है फार्म, तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट का तो सबसे पहले जो है डिफरेंस आ गया। इवन जो है आपके बहुत ज़्यादा कोई फार अवे नहीं है फिर भी डिफरेंस हो सकता है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि आपके मुल्तान के मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पास से गुजर रहा है सिटी से चिनाब रिवर, ठीक है। अगर आप चिनाब रिवर के साथ जो बेल्ट है, रिवराइन बेल्ट आप जिसको कहते हैं या फ्लड बेल्ट कहते हैं, उसका जो है इन्वायरमेंट डिफरेंट है। यहाँ जहाँ हम बैठे हैं यहाँ के इन्वायरमेंट, सॉइल डिफरेंट है। अच्छा हम दूर क्या जाएं, ये तो चले 5-7 किलोमीटर हो गया, दरिया की एक साइड और दूसरी साइड को ही आप देख लें, उसमें इन्वायरमेंट का बहुत डिफरेंस है। स्पेशली सॉइल देखें आप, जो ईस्टर्न बैंक है रिवर का, ईस्टर्न साइड है, वो ज़्यादातर फ्लडेड एरिया है और उसकी सॉइल देखें बहुत फर्टाइल है, रिच फर्टाइल सॉइल है। लेकिन आप दूसरी तरफ वेस्टर्न बैंक जो है उस पे जाएं अगर, तो वो सारा आपका सैंडी जो है, सैंड ड्यून्स बने हुए हैं और सारी सैंडी सॉइल है, बिल्कुल ही ये जो है वो उसकी फर्टिलिटी जो है वो पुअर है, ठीक है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत लो है। तो ये इतना ज़्यादा डिफरेंस है जस्ट 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर। इसी तरह से जो है किसी भी फार्म के जो है वो यूनिक जो है वो सिस्टम हो सकते हैं इन रिलेशन टू उसके इन्वायरमेंट से। साइल ऑफ अ फार्म, वो हमने बात कर ली है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे रिवराइन एरिया की मैंने बात की, फ्लडेड एरिया की, तो वहाँ पे आपकी ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर का भी डिफरेंस होता है। अगर जैसे जैसे साइड पे दरिया से दूर हटते जाएंगे तो वहाँ ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी, लेकिन रिवराइन बेल्ट में फ्लडेड एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। इस तरह से सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस वो हर एरिया की वो भी वेरी करती हैं। अब आप सिटी के पास आपका कोई फार्म है तो वहाँ पे डेफिनेटली जो है इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट हैं। आप वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे या फ्रूट्स ग्रो करेंगे, जैसे जो है अपना स्ट्रॉबेरी वगैरह आप रिवाइन बेल्ट में लग रही है, तो शहर के पास अगर जहाँ पे है उसकी पेरिशेबल आइटम्स स्पेशली जो है उनकी मार्केटिंग जो है यहाँ से आसान है। लेकिन अगर वही आप 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर शहर से कहीं कर रहे हैं तो उसकी मार्केट तक एक्सेस, और उसकी चूँकि पेरिशेबल होगी तो उसकी क्वालिटी डैमेज होने का खतरा है, तो आपको उस तरह की इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं मिलेंगी। इस तरह से सोशली भी डेफिनेटली अब जो है उसमें बहुत सारे फैक्टर सोशल में वैसे तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन अगर एक फैक्टर की हम बात करें, परचेजिंग पावर की बात करें, तो वो भी डिफरेंस होती है डिफरेंट एरियाज में। सिटीज़ में कुछ जो है ऐसी मार्केट्स होंगी या ऐसे सुपर स्टोर्स हैं या आपके पास डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ पे लोग जाते हैं जिनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है, और कुछ जो आपके
जो है ना लोग ऐसे हैं जिनकी परचेजिंग पावर कम है, तो वो बाहर आम ठेले वालों से, रेडी वालों से जो है वो चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो है वो भी एक डिफरेंस है, सोशल डिफरेंस है। इस तरह से सिटीज़ और विलेजेस में सोशल डिफरेंस है। तो इस तरह का जो है सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो किसी भी फार्म की के लिए वेरी करती हैं। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं उनकी कोशिश होती है कि जो नित नई टेक्नोलॉजीज, एडवांस टेक्नोलॉजीज आती है वो अपने फार्म्स में ले आएँ और उस टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें। लेकिन जो हमारे स्मॉल ग्रोअर्स हैं स्पेशली, जिनके पास इतने कैपिटल नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उनके पास टेक्नोलॉजीज बहुत दूर देर से पहुंचती हैं और कई टेक्नोलॉजीज तो वो अडॉप्ट ही नहीं कर पाते ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ देयर स्मॉल फार्म्स एंड कैपिटल। फॉर एग्जांपल कंबाइन हार्वेस्टर है, तो कंबाइन हार्वेस्टर, अब 2 एकड़ वाला फार्मर तो कंबाइन हार्वेस्टर ना परचेज कर सकता है, ना इवन अपने फार्म पे जो है वो उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है, क्योंकि 2 एकड़ ये तो उसने डिफरेंट क्रॉप्स फर्स्ट लगाई हैं, तो उसके लिए तो वो मैनुअली ही जो है वो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा कहीं कोई 1 एकड़ उसने गंदम लगाई है तो रीपर के जरिए कटवा लेगा। तो कंबाइन हार्वेस्टर उसके एक्सेस से दूर ही रहेगा, ना वो परचेज कर सकता है, ना वो उसको यूटिलाइज कर सकता है इस टेक्नोलॉजी। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो किसी फार्म पे, स्पेशली जो प्रोग्रेसिव फार्म्स हैं वहाँ पे तो जल्दी इस्टेब्लिश हो जाती हैं, जल्दी वो एक्वायर कर लेते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं। लेकिन जो स्मॉल ग्रोअर्स हैं और स्पेशली जिनके पास कैपिटल की इन्वेस्टमेंट का इशू है, तो वहाँ पे जो है वो टेक्नोलॉजीज लेट पहुँचती हैं। लेकिन इसमें कुछ हमारे एब्सेंटी लैंडलॉर्ड जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पे भी बाज़ का जो है इवन उनके पास इन्वेस्टमेंट का भी इशू नहीं होता है, फॉर्म भी बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी वो एक्वायर नहीं करते क्योंकि वो एब्सेंटी होते हैं। उन्होंने सिस्टम जो है अपना मुंशी और इस तरह के सिस्टम्स रखे होते हैं, तो वो जो है उनका कंसर्न ही नहीं होता इतना कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट किया जाए और उससे बेनिफिट लिया जाए। तो ये मुख्तलिफ जो है फार्म की टेक्नोलॉजी वाइज भी डेफिनेटली डिफरेंस होता है। कहीं पे एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, कहीं पे मीडियम होगी, कहीं पे लो होगी, कहीं पे बिल्कुल टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब तो जैसे दुनिया में तो आईसीटी का बहुत रोल बढ़ गया, आईसीटी जो है वो यूज़ हो रही है फार्मिंग के लिए। तो आप इवन यहाँ पे बैठ के तो 400-200 किलोमीटर दूर अपना फार्म को जो है मॉनिटर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ऑफिस में बैठ के भी। इस तरह से कैपिटल अवेलेबिलिटी की साथ साथ हम बात तो करते रहे हैं, ये अंडरस्टूड है कि कैपिटल अवेलेबिलिटी जो है वो वेरी करती है। जिन लोगों के पास पैसा है तो वो डेफिनेटली उसको उसी हिसाब से यूटिलाइज करते हैं, और कुछ फार्मर्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके पास कैपिटल की अवेलेबिलिटी नहीं होती, ना उनके पास अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट होती है, ना उनको इवन लोन की एक्सेस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो कैपिटल अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी डिफरेंट फार्म जो है वो वेरी करते हैं। इसी तरह से कम्युनिकेशन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपका जो खुद आप रन कर रहे हैं या जो फार्म मैनेजर है वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है मार्केट्स के साथ, अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से, इनपुट्स जो है एक्वायर करने में, टेक्नोलॉजी हायर करने में कम्युनिकेशन उसकी कैसी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितनी अच्छी कम्युनिकेशन है आज के दौर में, उतना ही आपका बेहतर जो है वो बिजनेस जो है वो रन होता है। तो क्योंकि इसको भी आप फार्मिंग को एक बिजनेस के तौर पे लेते हैं और सक्सेस भी उनको मिलती है जो बिजनेस के तौर पे लेते हैं, तो कम्युनिकेशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे निगोशिएशंस करते हैं, कैसे चाहे वो आप इनपुट खरीद रहे हैं या अपनी आउटपुट जो है वो सेल कर रहे हैं, फिर मार्केट्स कैसे आप सर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड करके कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि कम्युनिकेशन आपकी जितनी अच्छी होगी उतना आपका फार्म बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन ये वेरी करेगी ह्यूमन कैपेसिटी टू कैपेसिटी, और इसमें डेफिनेटली टेक्नोलॉजीज़ का भी अब रोल है। जैसे मैंने आईसीटी की बात की, तो टेक्नोलॉजीज़ जो सही तरीके से जिनके पास हैं और यूटिलाइज कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव वे में जो है वो कर रहे हैं। और फिर कैपेसिटी भी है, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, आपके फार्म पे उसकी कैपेसिटी कैसी है कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट इज मार्केटिंग फैसिलिटीज। इसकी भी हमने थोड़ी सी बात तो पहले की है, मजीद डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट की फैसिलिटी अवेलेबल कितनी है। ठीक है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो वही होती है जो एक्सेस और अप्रोच है, जैसे मैंने पहले बात की। अगर मार्केट्स के करीब आपका फार्म है तो आप ज़्यादा बेनिफिट में हैं। जैसे जैसे आप मार्केट से दूर होते जाएंगे तो आप जो है वो उसी हिसाब से आपको जो है बेनिफिट आपका कम होता जाएगा, क्योंकि उसमें आपके पेरिसेबल आइटम्स में ज़्यादा इशू आता है। फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो है वो इन्वॉल्व होती है। फिर मार्केट्स जो है वो सर्च करने में, फाइंड करने में जो है आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कितनी एफर्ट कर रहा है, कैसे वो मार्केट तलाश करके अपनी जो प्रोड्यूस है या प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग कर रहा है। तो लेकिन डेफिनेटली जो मार्केटिंग की फैसिलिटीज़ हैं वो अपनी जगह पे उनकी एक इम्पॉर्टेंस है कि अगर फैसिलिटीज़ होंगी तो आप आगे चीज़ें जो है नेक्स्ट प्रोसेस में ले जा सकते हैं। अगर फैसिलिटीज़ कम है या नहीं है तो फिर डेफिनेटली आप वो चीज़ नहीं ग्रो कर सकेंगे, वो आपकी एक कंस्ट्रेंट हो जाएगी उस एरिया में। कई जगहों पे आप देखें कुछ लोग नई न्यू जो है, जैसे अब हम बात करें ना तो हम किनोआ की, चिया की, इस तरह की सुपर फूड्स हैं। कुछ चीज़ें जो है फार्मर ग्रो भी कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन अभी मार्केट्स उसकी इस्टेब्लिश नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों में फिर लोगों को मार्केट की वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि ग्रो तो कर लेते हैं लेकिन उसकी मार्केट ना होने की वजह से वो अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो बाज़ का बहुत अच्छी चीज़ें जो प्रॉफिटेबल भी हो सकती हैं और इवन क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हो सकती हैं, वो उस हिसाब से पॉपुलराइज नहीं होती या डेवलप नहीं हो पाती, सिर्फ मार्केट एक मार्केटिंग की फैसिलिटी ना होने की वजह से। इस तरह से जो है ये दो तो आपने नहीं कर दी फॉरवर्ड, बैक स्लाइड करें। अच्छा, ये क्लास का टाइम ऑलमोस्ट जो है वो एंड हो गया है, तो इसको दोबारा जो है मीटिंग स्टार्ट करते हैं, आप दोबारा ज्वाइन कर लें। ठीक है, दोबारा से ज्वाइन कर लें। तो ये जूम मीटिंग जो है ना ये एक्सपायर हो रहा है लिंक ना, दोबारा से उसी को आप ज्वाइन कर लेंगे 1 मिनट बाद। थैंक यू।